बीपीएससी 66 के रिगार्डिंग जैसा मैंने आपको कहा था कि एग्जाम से जस्ट पहले हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज मैं आपके सामने फुल लेंथ टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के जैसा ही लगभग होगा, जिसके अंदर आपके पार्ट 1 पार्ट 2 होंगे, 6 प्रश्न होंगे। उन सभी पर आज हम चर्चा करते हैं। चलते, अगर आप 67th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 67th की क्लासेस चल रही है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। 67th की क्लासेस के अंदर या बीपीएससी के क्लासेस के अंदर हमारा स्पेशल बीपीएससी ओरिएंटेड कोर्स रहता है। इसमें स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिकली बीपीएससी ओरिएंटेड। इसके अलावा हम आपको लास्ट 25 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा हम आपके साथ डेली क्लास करते हैं। इसके अलावा हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ हम आपको आंसर राइटिंग सिखाते हैं कि बीपीएससी क्या डिमांड करता है आपके साथ। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी रहता है, सर हमने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है तो क्या इससे काम चल जाएगा क्या? अप्रोच में बहुत फ़र्क है। बीपीएससी में बड़ा आंसर लिखना होता है, यूपीएससी में छोटा आंसर लिखना होता है। तो हम स्पेशल हमारे आंसर राइटिंग सेशन के अंदर कोशिश करते हैं कि आपको सिखाएं किस तरीके से एक प्रश्न बनता है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिलॉसफी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर नंबर नहीं आते हैं तो उसका कारण है कि हम उस पेपर की अप्रोच को डेवलप नहीं कर पाते हैं। आयोग आपसे पूछ कुछ और रहा है, आप लिख कुछ और रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर करवाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे होंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये 66 के लिए फुल लेंथ टेस्ट पेपर फर्स्ट है। ऐसे मैं आपके सामने 3 से 4 पेपर और डिस्कस करूंगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर प्रश्नों की संभावनाएं हैं कि ये पेपर में आ सकते हैं। पहला, भारतीय दर्शन की प्रमाण मीमांसा की व्याख्या करें। आस्तिक, ठीक है, आस्तिक व नास्तिक दर्शन की जो प्रमुख प्रमाण मीमांसा है उसकी तुलना हमें करनी है। एक्सप्लेन द प्रमाण मीमांसा ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द मेन प्रमाण मीमांसा ऑफ द एथिस्ट एंड एथिस्ट स्कूल्स और फिलॉसफी। सिंपल, क्या करना है इसके अंदर? प्रमाण मीमांसा। बच्चों की क्वेरी रहती है, सर प्रमाण मीमांसा के लिखना क्या है? अगर मैंने आपको बताया होगा पहले कि प्रमाण और प्रमेय 3 कंसेप्ट होते हैं। प्रमाण, अगर आप सिलेबस भी देखेंगे बीपीएससी का, उसमें आप इस चीज को देख पाएंगे। प्रमाण और प्रमेय। प्रमा मीन्स राइट नॉलेज, एग्जैक्ट नॉलेज, यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, जैसा विषय है वैसा ज्ञान, तो ये ज्ञान। प्रमेय, जिस ऑब्जेक्ट का आपको ज्ञान करना है, ये वो विषय है। किस माध्यम से ज्ञान किया, वो प्रमाण है। प्रमाण माध्यम है। भारतीय दर्शन के अंदर जो माध्यम है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, जैसे कि परसेप्शन या प्रत्यक्ष, जैसे कि अनुमान या इन्फ्रेंस, जैसे कि उपमान या कंपैरिजन, जैसे कि शब्द या वर्बल टेस्टिमोनी, जैसे कि अर्थ आपत्ति और अनुपलब्धि। ये मैक्सिमम 6 तरह के प्रमाण हैं जो भारतीय दर्शन में माने गए हैं। अब प्रमाण मीमांसा की बात करनी है। इंट्रोडक्शन में आप पहले समझाएंगे प्रमाण और प्रमेय का कंसेप्ट, फिर आप ये 6 कंसेप्ट शुरू करेंगे। इनको आप थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक दो लाइन में बेस्ट। दूसरा प्रश्न क्या है? आस्तिक और नास्तिक दर्शन की प्रमुख मीमांसा। आस्तिक और नास्तिक, जब आप नास्तिक की बात करते हैं, नास्ति च वेदम, जो वेदों को नहीं मानते, तो 3 फिलोसफर इसमें आते हैं। पहले चारवाक, जैन और बुद्ध। इन तीनों के अंदर जैन और बुद्ध तो फिर भी चलिए बाकियों की तरह काम कर लेंगे, चारवाक सबसे अलग है। चारवाक के प्रत्यक्ष की मीमांसा, कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, इस पर आपको स्पेसिफिक फोकस डालना है। जब मैं आस्तिक की बात करूंगा, जिसके अंदर पेयर आता है सांख्य योग,
न्याय वैशेषिक, मीमांसा वेदांत, न्याय, अनुमान के ऊपर इन्होंने स्पेशल काम किया, मीमांसा, वेदांत, वेदांत स्पेशली शब्द के ऊपर, मीमांसा शब्द, अर्थ आपत्ति, अनुपलब्धि के ऊपर। इस तरीके से आप एक एक स्कूल को स्पेसिफाई करते हुए कंक्लूजन में पहुंचेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखना है हमेशा ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन में आप ये समझाएंगे कि भले ही 6 तरह के प्रमाण इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में चलते हैं, लेकिन जब हम इनकी एक साथ स्टडी करते हैं तो हम एक चीज को फाइंड आउट कर पाते हैं कि किसी भी एक प्रमाण के माध्यम से, किसी भी एक स्पेसिफिक मीन ऑफ नॉलेज की मदद से हम कभी भी एग्जैक्ट नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे प्रमा कहा गया है। प्रमा को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन 6 के 6 का रेफरेंस लेना पड़ता है, 6 के 6 का इस्तेमाल लेना पड़ता है। हर व्यक्ति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन सभी का इस्तेमाल करता है। ज्ञान व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है, परिस्थितियों के ऊपर केंद्रित है। अर्थात हम इन सभी में से ये कभी नहीं कह सकते कि केवल एक ही प्रमाण हमें पूरा ज्ञान दे देगा। That's it. लिखने की कोशिश कीजिएगा। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है क्या उनको तो कॉपी चेक हो जाएगा, जिन्होंने नहीं है वो एक बार कोशिश अपने स्तर पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन, बुद्ध दर्शन का जो प्रमुख शून्यवादी सिद्धांत है उसकी व्याख्या कीजिए और इसकी तुलना इन्हीं के सिद्धांत प्रत्यक्ष समुत्पाद के साथ कीजिए और दोनों की कंपैरेटिव स्टडी समझाइए। शून्यवादी सर्व शून्यम की बात करते हैं, प्रत्यक्ष समुत्पाद भगवान बुद्ध का सिद्धांत है। शून्यवादी सिद्धांत भगवान बुद्ध का सिद्धांत नहीं था, ये नागार्जुन का सिद्धांत है जो कि भगवान बुद्ध के बहुत बाद में आए थे। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ये समझाया कि हर चीज क्षणिक है। जो कंसेप्ट ऑफ मोमेंट्री है वो भगवान बुद्ध ने समझाया प्रत्यक्ष समुत्पाद के अंदर। ये आगे जाके डेवलप हुआ क्षणिकवाद के रूप में, सर्व क्षणिकम, और इसका हाईएस्ट पीक जो निकल कर आया वो निकल कर आया सर्वशून्यम, कि सब कुछ शून्य है, शून्य के अलावा कुछ भी नहीं है। शून्यवादी सिद्धांत भी 2 तरीके से काम करता है कि यहां पर नेगेटिव वे से चीजों को समझाया जाता है, यहां नकारात्मक तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की जाती है। यहां यह समझाया जा रहा है कि शून्य नहीं है, मतलब अगर मैं कहता हूं कि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कीजिए तो आप कहते हैं सर बुराई नहीं है। बुराई नहीं है मतलब सर ईश्वर है। ये एक डिफाइन करने का तरीका हो गया। शून्यवादियों का कंसेप्ट है सर्व शून्यम, सभी चीजें शून्य से शुरू होगी, शून्य पर ही खत्म होगी। प्रत्यक्ष समुत्पाद का कंसेप्ट है कि हर एक घटना, हर एक जो इवेंट हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो इवेंट तब तक चलता रहेगा जब तक वो इवेंट कंटिन्यूस फॉर्म में वहीं रहेंगे। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को मैं वहां से हटाता हूँ इवेंट भी खत्म हो जाएगा। से प्रत्यक्ष समुत्पाद मोमेंटरिज्म की बात करता है, शून्यवाद एब्सोल्यूट कंसेप्ट पे चला जाता है। सिंपल है, लिख सकते हैं आप। शंकर और रामानुज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। शंकर और रामानुज के माया सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सबसे पहले आप वेदांत दर्शन को समझाएंगे, वेदांत दर्शन के बाद वेदांत का कंसेप्ट समझाएंगे, फिर शंकर को शुरू करेंगे। शंकराचार्य के प्रमुख सिद्धांत मायावाद, इस तरीके से द इम्पॉर्टेंट और द इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य। टॉपिक ए मायावाद। देन इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। शंकराचार्य का प्रमुख सिद्धांत, टॉपिक ए मायावाद या माया। ठीक है, माया को डिफाइन करते चलिएगा। उसके बाद सेम रामानुज के प्रमुख सिद्धांत मायावाद,
फिर इसमें सबसे पहले वो करेगा शंकर की आलोचना, दूसरा करेगा कि माया के रामानुज के अनुसार उसके क्या विचार थे वो, थर्ड में आप लिखेंगे तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, शंकर को एक तरफ रखें, रामानुज को एक तरफ रखें, और इसमें सारे पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स होंगे वो लिखते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है इसका, माया शंकर के अनुसार, रामानुज के अनुसार, और फिर अलग अलग पॉइंट्स इसमें आप इसके डिफाइन करते हैं, ये ट्री बना दे एक तरह का। ये भी आप कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो, ये भी किया जा सकता है इसके अंदर। इधर आप एक तरफ शंकराचार्य को लिख दें, एक तरफ आप रामानुज को लिख दें, ठीक है, शंकर के अनुसार, रामानुज के अनुसार। ऐसा क्यों करने के लिए कह रहा हूं, कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। आप टीचर का ध्यान हमेशा खींचते हैं, सर मेरी कॉपी देखिए, सर मेरी कॉपी देखिए, तो वो आपकी कॉपी देखते हैं। अगर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आपकी कॉपी देखी तो शायद बहुत सारी कमियां दिखाई देगी, लेकिन अगर आपने अपने अकॉर्डिंग उन्हें कॉपी दिखाई तो कमियां कहां दिखाई देगी। आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, दुकानदार से आप कहते हैं ये कपड़ा दिखाओ, वो कपड़ा दिखाओ, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, वो फिर आपको अपने कपड़े दिखाता है, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, और आप उसमें से एक पसंद भी कर लेते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि आपका कोई टेस्ट नहीं है वहां पर, आपको सिर्फ कपड़े खरीदने हैं, लेकिन वो आपका टेस्ट डेवलप कर देता है। सर ये देखिए, ये नया पैटर्न आया है, ये उस हीरो ने पहना था, ये उस हीरोइन ने पहना था, और आप खरीद लेते हैं। सेम है, जब आप कभी भी प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर करते हैं या प्रेजेंटेशन ऑफ व्यू करते हैं, तो वहां जरूरी है कि हम एक एग्जामिनर के पॉइंट्स ऑफ व्यू को अपनी तरफ खींचें, उसके नजरिए को खींचने की कोशिश करें, हम उसे दिखाएं। सर देखिए माया का डायग्राम बना हुआ है, तो वो देखेंगे, अच्छा 1 2 3 4 5 शंकर का हो गया, रामानुज का हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब पॉसिबिलिटी है कि वो आपके थ्योरी पार्ट में नहीं घुसेंगे, डायग्राम देखकर उन्हें क्लियर हो जाएगा कि आपने माया को लिखा है, बात खत्म। कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने ये क्यों बताया आपको, द इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य, पॉइंट 1 माया, ताकि आप उनका ध्यान खींच सके। ये सब इंपॉर्टेंट लाइंस है जिसे हमें लिखना है, उनका ध्यान हमें खींचना है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए कि साहब मैं ये 5 टॉपिक से आपको दिखाना चाहूंगा और आप 5 टॉपिक ही पढ़ेंगे, बात खत्म। आपके नंबर किसी भी सब्जेक्ट में कभी नहीं कटेंगे। अभी होता क्या है, हम सिर्फ लिख के आ जाते हैं कि सर आपकी मर्जी है, पढ़िए तो पढ़िए वरना मत पढ़िए। ऐसे नंबर नहीं आते, आपको उसे सजाना पड़ेगा, डेकोरेट करना पड़ेगा। मैं आपको ब्रेड दे दूं, मैं आपको क्रीम दे दूं, मैं आपको चॉकलेट दे दूं, क्या करेंगे इसका? सर बोले सर करना क्या है, नहीं समझ में आया। चलिए इन सबको हटाकर मैं आपको एक केक दे दूं तो, हाँ नहीं सर मजा आया। अलग अलग चीजें थी सर, ब्रेड अलग थी, क्रीम अलग थी, चॉकलेट अलग थी, क्या करते अलग अलग खा लेते, मजा नहीं आता। केक आ गया तो भैया प्रेजेंटेशन जो आप करते हैं, प्रस्तुतिकरण जो किया जाएगा, उसी के नंबर हैं, उसी का एग्जाम है। नॉलेज सबको है। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम पास किए हैं, अगर प्रीलिम्स का एग्जाम पास करके मैं मेंस में बैठ रहा हूं, तो ज्ञान की कमी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ज्ञान की कमी किसी में नहीं है। कमी है अपने उस ज्ञान के प्रस्तुतिकरण की, आप उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते। आता सबको है, सबको आता है, लेकिन कैसे हम उसे दिखाते हैं, फर्क उसका है। ठीक है, ये आपके 3 इंडियन फिलॉसफी के क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर मैं फिर कह रहा हूं कि आप प्रमाण मीमांसा और शंकराचार्य को रट लीजिए। नेक्स्ट, पाश्चात्य दर्शन की संदेह पद्धति जो स्केप्टिज्म या मेथड ऑफ डाउट जिसे हम कहते हैं, डिकॉर्ड से आप शुरू करेंगे और आगे तक आप चलते चले जाएंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अस्तित्व, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां मैंने ईश्वर के विचार की व्याख्या पूछा है आपसे,
तो ध्यान रखिएगा, अस्तित्ववाद की भी दो अलग अलग ब्रांचेज है, एक ईश्वरवादी है और एक अनीश्वरवादी है। कुछ अस्तित्ववादी कहेंगे कि साहब ईश्वर जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इंसान का अस्तित्व ही ईश्वर को पैदा करता है। लेकिन कुछ अस्तित्ववादी कहेंगे कि इंसान का अस्तित्व तो है, लेकिन अस्तित्व बनाया किसने? ईश्वर ने बनाया। तो उस ईश्वर की व्याख्या को आपको डिफाइन करना है। लिखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझते हैं तो बात कीजिएगा, हम बताएंगे। हीगल का निरपेक्ष प्रत्ययवाद, ठीक है, हीगल्स एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। पहले आप आइडियलिज्म को समझाइएगा, आइडियलिज्म क्या था, क्यों था, कहां से आया। देन ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। देन आप हीगल के ऊपर आ जाइए। द इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ऑफ हीगल, टॉपिक 1, द एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, अंडरलाइन स्टार्ट कर दीजिए लिखना। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, द बेसिक मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, द इंपॉर्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, देन क्रिटिसिज्म ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, देन कंक्लूजन। बात खत्म। तो ये 6 प्रश्न हैं, 6 के 6 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पढ़ लिए हैं आप सभी ने, क्योंकि अब समझने का वक्त कम है। पढ़ लिए हैं तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं पढ़े हैं कोशिश कीजिए एक बार थोड़ा सा समरी ही समझ में आ जाए। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में, कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना है। कुछ ना कुछ मतलब फिल्मी गाने नहीं लिखने हैं, कुछ ना कुछ का मतलब जो आपने इतना सारा पढ़ा है, इतना सारा मैंने बताया है, अलग अलग चैनल्स पे आपने देखा होगा, अलग अलग बुक्स से आपने पढ़ा होगा। फिर कहीं से भी अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए, बहुत कुछ आपको भी आता है, हमें लिख के जरूर आना है। फिर से बात करूंगा प्रस्तुतिकरण की। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न मुझे बिल्कुल नहीं आता, मान लीजिए प्रमाण मीमांसा मुझे नहीं आता, इतना मुझे पता है कि प्रत्यक्ष अनुमान वगैरह ये होते हैं बस, तो फिर भी आप उसको अगर प्रस्तुतिकरण इस प्रकार का करें, प्रमाण मीमांसा का अर्थ, द मीनिंग ऑफ प्रमाण मीमांसा डिफाइन करें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमाण मीमांसा उसको आप लिखते हैं, द इंपॉर्टेंट मीन ऑफ नॉलेज इन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रमाण। मान लीजिए आपको 3 ही याद है तो आपको लिखना है प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, बस 3 याद है, आप भूल गए बाकी के, तो आप क्या लिखेंगे? इस प्रकार भारतीय दर्शन में अन्य बहुत सारे प्रमाण भी पाए जाते हैं जिनका लक्ष्य है ज्ञान करना, या तो प्रत्यक्ष ज्ञान करना या अप्रत्यक्ष ज्ञान करना, या शाब्दिक ज्ञान करना या अशाब्दिक ज्ञान करना, लेकिन इन सभी का लक्ष्य है प्रमा की खोज, प्रमा की प्राप्ति। नहीं आता था, लिख दिया, क्या होगा? 0 नंबर तो नहीं आएगा, 0 से ज्यादा ही आएगा। 5, 10, 12, 15 मेरिट छूटने में एक एक नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक एक नंबर से मेरिट छूट जाता है आपका, एक एक नंबर से हम फेल हो जाते हैं। वहां पर अगर 10-10, 12-12 नंबर का योगदान आपको मिल जाता है तो दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप दानी लोग हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। पार्ट सेकंड जहां पर सोशल और रिलीजियस हमें देखना होता है। पहला प्रश्न है आपका जो कि इंपॉर्टेंट भी है, दर्शन शास्त्र किस प्रकार किसी देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित कर सकता है? सबसे पहले आप देश की संस्कृति को डिफाइन करेंगे। कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, संस्कृति काम कैसे करती है, संस्कृति बनती कैसे है। फिर आप समझाएंगे दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र काम कैसे करता है, दर्शन शास्त्र कैसे किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह से ही देश बनते हैं, समाज बनते हैं, और उस समाज की ही एक संस्कृति होती है। तो आप जब ये चीज समझाएंगे तब आप ये कहेंगे कि अगर किसी भी संस्कृति के अंदर दार्शनिक विचारधाराएं हैं, सीधी सी बात है, 2 विचारधारा आप समझ लीजिए, एक हो गया आपकी चारवाक की विचारधारा, वो भी दार्शनिक है। अगर चारवाक जैसी विचारधारा की संस्कृति के अंदर है तो व्यक्ति जो है भौतिकवादी ज्यादा बन जाएगा, खुद के ऊपर ज्यादा काम करेगा, संसार की बात नहीं करेगा, समाज की बात नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं स्वयंभू होने की कोशिश करेगा, खुद पर ही ज्यादा काम करेगा। ऐसे में समाज मजबूत नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मान लीजिए आप वेदांत की बात करते हैं, जहां पर बात की गई है कि हम सब भाई भाई हैं, आप और मैं भाई हैं, आप और मैं मित्र हैं, आप और मैं दोस्त हैं, इससे समाज मजबूत होगा, वैचारिक क्रांति होगी। दोनों वैचारिक है, दोनों दर्शन शास्त्र है, चारवाक भी दार्शनिक है, वेदांत भी दार्शनिक है। इसका मतलब दर्शन शास्त्र केवल एक ऐसी पद्धति है जो आपको थोड़ा सा लॉजिकल बनाती है। दर्शन शास्त्र एक ऐसी पद्धति है जो आपको हल्का सा इस प्रकार का विचारक बनाती है जिसको हम वैज्ञानिक विचारक भी कह सकते हैं, साइंटिफिक
हैं आप थॉट्स के अंदर थोड़े से, आप वो है जो अंधविश्वास को दूर करते हैं। तो अगर मैं फिलॉसफी को ओवरऑल देखूं तो फिलॉसफी को समाज में अप्लाई करने से समाज का प्योरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, वहां पर कुरीतियां खत्म हो जाती है, वहां पर गलत नियम कायदे खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति सदैव सीखने को ललायित रहता है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। समाज सदैव परिवर्तन के लिए तैयार रहता है, ये समाज की विशेषताएं हो जाती है। इसको आप देखने की कोशिश कीजिएगा। द ट्रेडिशनलिटी एंड द मॉडर्निटी, परंपरा और आधुनिकता भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। परंपरा और आधुनिकता को परिभाषित कीजिए, इनके मूल बिंदु पर चर्चा कीजिए। आज जो आधुनिकता है कल ये परंपरा हो जाएगी। एक समय पर समाज में एक ही घटना होती है, आज जो चल रहा है आप उसे आधुनिक कह रहे हैं क्योंकि ये आपके समय काल में घटित हो रहा है, ये आधुनिक है। आज वैक्सीन लगाना एक मॉडर्निटी है, आधुनिकता है कि भैया हमें मजबूरी है, जरूरी है, लगाना पड़ेगा। आज से 100 साल बाद आप कहेंगे यार हमारे देश में ऐसी परंपरा हुआ करती थी, तभी लोग वैक्सीन लगा लगा कर घूमते थे। वो लोग बातें करा करेंगे, लगाएंगे नहीं, बातें किया करेंगे। या हो सकता है उस वक्त भी ये प्रथा चल रही हो। प्रथा का मतलब क्या है? जिस समाज ने वर्तमान को देखकर वर्तमान के अनुसार कुछ नियम बनाए हों, वो आपकी प्रथा है। समय के साथ प्रथाएं बदल जाती है, रिवाज बदल जाते हैं, क्योंकि समाज जो है लगातार जवान होता है, समाज कभी बूढ़ा नहीं होता, समाज हमेशा जवान ही होता है, ये समाज की विशेषता है। और जो समाज बूढ़ा होने लग गया, इसका मतलब वो समाज खत्म होने वाला है। समाज हमेशा जवान रहता है क्योंकि समाज विचारों से चलता है। तो हमेशा समाज हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करेगा, कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। कि एक वक्त था जब आपके यहाँ सती प्रथा जो थी वो रिवाज थी, वो आपका एक नियम था। आज तो नहीं है, बदल गया। समाज बदलता रहता है। तो ट्रेडिशनल जो चीजें पारंपरिक है, परंपरागत है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे समाज के आधार पर हो, ये परंपरा के हिसाब से चल रही है, हजारों सालों से चल रही है, आज भी चल रही है, ये परंपरा हो गई। आधुनिकता जिसका जन्म आज हुआ है और वो आगे तक चलेगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक बस के अंदर जब आप ट्रेवल करते हैं तो बस के अंदर आप तो एक जगह पर उतर जाते हैं, लेकिन बस हमेशा चलती रहती है। समाज हमेशा चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, परंपराएं आती रहती है, परंपराएं जाती रहती है, नई परंपरा बनती है, वो आधुनिकता कहलाती है। जो परंपरा लगातार चल रही है वो परंपरा कहलाती है। समझ लिखने की कोशिश कीजिएगा। सर्वोदय लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्वोदय की विचार की व्याख्या और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता। सभी का कल्याण हो। सर्व उदय, समाज के अंदर जो पिछड़े वर्ग हैं, समाज के अंदर जो अमीर वर्ग हैं उन दोनों का विकास होना चाहिए। अगर मैं कह दूं केवल गरीबों का विकास हो तो उससे देश नहीं चलेगा। मैं कह दूं केवल अमीरों का विकास हो तो भी देश नहीं चलेगा। देश तभी चल सकता है, समाज तभी चल सकता है जब अमीर भी अमीर की रफ्तार से आगे बढ़ता रहे और गरीब गरीब की रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। उस दोनों को विकास चाहिए, काम दोनों को चाहिए। मैंने रफ्तार की बात क्यों कही? मान लीजिए एक अमीर व्यक्ति है, करोड़पति आदमी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो महीने में हर महीने में 1 करोड़ की रफ्तार से आगे बढ़ता है, तो वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहना चाहिए। गरीब है जिसकी कैपेसिटी है महीने में 1,000 रुपए की, अगर मैं उस 1,000 वाले को 1 करोड़ ट्रांसफर कर दूंगा तो वो हार्ट फेलियर से मर जाएगा। उसे 1,000 ही चाहिए, वो 1,000 की रफ्तार से आगे बढ़ता है, करोड़ वाला करोड़ की रफ्तार से आगे बढ़ता रहे, फाइनली दोनों आगे बढ़ते रहे। सर्वोदय का लक्ष्य यही है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी सरकार के काम हैं, वो हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए वो बने हैं। ये वर्तमान की प्रासंगिकता की हम बात कर रहे हैं। आज वैक्सीनेशन की मैं बात करूं, मान लीजिए सभी को वैक्सीन लग रहा है, क्या सच में जो ये कचरा उठाने वाले लोग हैं, जो कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको अगले 20 सालों में भी वैक्सीन लग पाएगा, क्योंकि ये उस श्रेणी में ही नहीं आते हैं, ये जनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वोटर नहीं है, और जो वोटर नहीं है उसकी गणना नहीं होती है, वो शून्य है। तो समाज का ये 5% 10% का हिस्सा हमेशा बाहर रहेगा, इसकी गणना कभी नहीं की जाएगी। वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है, इनका जांच तक नहीं हुआ, कोरोना के अंदर इनका टेस्ट तक नहीं हुआ कि इनको बीमारी है या नहीं है। और मजेदारी वाली बात देखिए, इनकी मृत्यु दर भी लगभग 0 है, क्योंकि ये बीमार ही नहीं हुए। समझ रहे बात को? सर्वोदय का विचार है
सभी को हमें इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। जिस तरीके से कानून के सामने सब बराबर हैं, उसी तरीके से सरकार के सामने भी सब बराबर होने चाहिए। ठीक है। हालांकि सर्वोदय का विचार भारत में प्रासंगिक कभी नहीं था, ना शायद कभी होगा, बट सर्वोदय अगर आ जाता है, सर्व उदय सभी का विकास हो, तो शायद ये देश आगे बढ़ सकता है। चलिए कुछ धर्म दर्शन क्वेश्चन। मानव के लिए धर्म की आवश्यकता। सबसे पहले आप धर्म को डिफाइन करेंगे, धर्म क्या है, दुनिया में कौन कौन से धर्म फेमस हैं, धर्म की जरूरत क्या है, धर्म की विशेषताएं क्या है, धर्म के नुकसान क्या है, धर्म के फायदे क्या हैं, और एक आपका छोटा सा कंक्लूजन। ये आ गया बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक, बीपीएससी फिदा है इसके ऊपर। मोक्ष का सिद्धांत लिखिए, तो ध्यान रखिएगा इसको आप नास्तिक और आस्तिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको और एग्जामिनर को भी। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को समझाइए, तो उसमें आप फिलॉसफिकल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि दर्शन के अनुसार मोक्ष का मतलब मरने के बाद की अवस्था नहीं है, मोक्ष का मतलब है ज्ञान की अवस्था। मोक्ष का मतलब वह अवस्था जहां पर मैं सही गलत का ज्ञान कर सकूं। और अगर ये अवस्था किसी के प्राप्त कर ली, किसी व्यक्ति ने, किसी समाज ने, किसी संगठन ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी देश ने अगर यह ज्ञान कर लिया कि सही क्या है और गलत क्या है, तो शायद वो देश कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, शायद उस व्यक्ति का विकास बहुत तेज होगा। तो ये इसकी प्रासंगिकता है। धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में इसका महत्व समझाइए। सेक्युलरिज्म जिसको हम कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, हम किसी भी एक स्पेसिफिक धर्म का पक्षपात नहीं करेंगे, मैं किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करूंगा, मेरे लिए सब बराबर है, सेक्युलर है हम। क्यों पता नहीं, बट ये सिद्धांत ये कहता है, सेक्युलरिज्म का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे लिए सभी धर्म समान है। जैसे कि विवेकानंद ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक यूनिवर्सल रिलीजन का मैं निर्माण करूं, सार्वभौमिक धर्म का मैं निर्माण करूं। ये भी एक कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। सरकार किसी भी धर्म को ना तो आगे बढ़ने की परमिशन देगी, ना ही उसे दबाने की कोशिश करेगी। सरकार धर्म के अंदर कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये कंसेप्ट लगभग ऐसा है जैसा कि आपका किसी वक्त रूस हो गया, या जहां पर भी पॉप चर्च की जहां पावर थी, वहां पर ये सिस्टम चलता था कि सरकार धर्म के अंदर कभी इंटरफेयर नहीं करती थी। धर्म की अपना डोमिनेशन था, सरकार का अपना प्रभुत्व था, और वही हमेशा चलता रहता था। तो ये लगभग वैसा ही कंसेप्ट है धर्मनिरपेक्षता का। लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है? जब बात लोकतंत्र की हो, तो देखिए कोई भी देश जो 100% लोकतांत्रिक है, मेरे हिसाब से वो सेक्युलर होगा, ये अपने आप में बड़ा डाउट है। जब आपने कह दिया कि भैया सब कुछ आपका है, फिर आप कहते हैं कि सरकार धर्म की बात नहीं करेगी। तो जब लोग धर्म की बात करेंगे तो वहां पर धार्मिक विचारधाराएं प्रबल हो जाएगी, धार्मिक कट्टरता बढ़ जाएगी। जो आप देखते भी हैं, जितने भी देश हैं जो लोकतांत्रिक हैं और सेक्युलर हैं, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, ये बनना संभव नहीं है। लोकतंत्र में आपने लोगों को ताकत तो दे दी कि भैया जो मर्जी दो धर्म के अंदर करो, हमें कोई मतलब नहीं है, तो वहां पर उसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। आप अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, सरकार भी लोकतंत्र का हिस्सा है, सरकार भी जनता है। तो जब जनता इंटरफेयर कर सकती है तो सरकार को कुछ नियम कायदे से बनाने चाहिए जो कि धर्मों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाए, चाहे कोई सा भी धर्म हो। वरना धर्म एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत भी बनाता है और कमजोर भी बनाता है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न हैं, इन्हें लिखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं लिखेंगे तो भी मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लिखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और बस पढ़ते रहिए। धन्यवाद।